आज का विषय है समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के बीच का रिश्ता। इंसान अन्य जीवों से अलग है क्योंकि वह सोच सकता है, समझ सकता है और समाज में रहकर अपनी एक पहचान बना सकता है। लेकिन यह पहचान बनती कैसे है? क्या यह सिर्फ मन की प्रक्रिया होती है या फिर समाज का भी इसमें कोई योगदान होता है? यही जानने के लिए हमें समाज शास्त्र और मनोविज्ञान की गहराई में जाना होगा। समाज शास्त्र का मूल उद्देश्य मानव समाज और उसके आपसी संबंधों को समझना है। वहीं मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार, विचार और भावनाओं पर केंद्रित होता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो कड़ी है वही हमारे समाज और हमारी व्यक्तिगत पहचान को आकार देती है। इसी कड़ी को समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा और जानना होगा कि आखिर ये विषय अस्तित्व में आया कैसे। समाज शास्त्र शब्द का जन्म हुआ था जब फ्रांस के महान विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने इसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। यह वही दौर था जब विज्ञान और दर्शन का मेल हो रहा था और लोग समाज को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज को दो भागों में बांटा, एक स्थिर समाज और दूसरा परिवर्तनशील समाज। स्थिर समाज वह है जहां परंपराएं और सामाजिक संरचनाएं एक लंबे समय तक वैसी ही बनी रहती हैं, जबकि परिवर्तनशील समाज वह है जो समय के साथ बदलता है, नए विचारों को अपनाता है और पुरानी को छोड़ता है। उन्होंने यह बताया कि समाज शास्त्र को विज्ञान की तरह देखा जाना चाहिए, जहां अध्ययन और विश्लेषण से हम सामाजिक नियमों को समझ सकते हैं। इसी सोच से आगे बढ़कर समाज शास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। अब आते हैं मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान शब्द ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइकी यानी आत्मा या जीवन और लोगोस यानी ज्ञान। यह विषय तब स्वतंत्र रूप से उभरा जब सन 1879 में जर्मनी के विल्हेम वॉन्ट ने पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। शुरू में मनोविज्ञान को सिर्फ चेतना यानी कॉन्शियसनेस का अध्ययन माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह मानव व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन तक विस्तृत हो गया। मनोविज्ञान ने हमें यह समझाया कि व्यक्ति का व्यवहार केवल उसकी अपनी सोच से प्रभावित नहीं होता, बल्कि समाज और उसके आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होता है। यही वह बिंदु है जहां समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। समाजशास्त्र हमें बताता है कि कैसे सामाजिक नियम, परंपराएं और संस्थाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जबकि मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रिया के आधार पर इन सामाजिक प्रभावों को कैसे ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या वह खुद ही भाषा, रीति रिवाज और आचरण सीखता है? नहीं, ये सब उसे समाज से सीखना पड़ता है। लेकिन वह इन्हें कैसे सीखता है, यह मनोविज्ञान की दृष्टि से समझा जा सकता है। इसका एक रोचक उदाहरण समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति, मूल्य और व्यवहार को अपनाता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास कोई सामाजिक ज्ञान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे परिवार, स्कूल और अन्य सामाजिक संस्थाएं उसे सिखाती हैं कि कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, किन नियमों का पालन करना है। इस प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि पावलोव का कंडीशनिंग सिद्धांत, जिसमें यह दिखाया गया कि कैसे बाहरी वातावरण किसी के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन क्या समाज और मनोविज्ञान का संबंध केवल व्यवहार तक सीमित है? क्या कोई तरीका है जिससे हम ये समझ सकें कि किसी समाज के नियम व्यक्ति के दिमाग पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? इसी सवाल का जवाब हमें सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी में मिलता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के मिलन से बना है। सामाजिक मनोविज्ञान का उद्देश्य यह समझना है कि कैसे व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाएं और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर हम सामाजिक मनोविज्ञान के इतिहास पर नजर डालें तो इसका जन्म सन 1900 की शुरुआत में हुआ था। सबसे पहले इसे विलियम मैकडूगल और एडवर्ड ए रॉस ने अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से परिभाषित किया। उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति का व्यवहार सिर्फ उसके निजी विचारों का परिणाम नहीं होता, बल्कि समाज में मौजूद अन्य लोगों की उपस्थिति भी इसे प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी भीड़ में कुछ लोग किसी एक दिशा में भागने लगे तो बाकी लोग भी बिना सोचे समझे उसी दिशा में भाग सकते हैं। यह सामूहिक व्यवहार यानी कलेक्टिव बिहेवियर का एक उदाहरण है जिसे सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है। लेकिन सामाजिक मनोविज्ञान केवल भीड़ या समूह के व्यवहार का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे समाज में मौजूद भूमिकाएं और स्थिति हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी खास स्थिति में होता है तो उसके ऊपर कुछ विशेष जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जैसे कि एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह छात्रों को ज्ञान देगा, जबकि पुलिस अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून का पालन करवाएगा। यह भूमिकाएं ही हमारे व्यवहार को निर्धारित करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या समाज के ये नियम, भूमिकाएं और परंपराएं हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे व्यक्ति अपने समाज की सीमाओं से बाहर जाकर स्वतंत्र रूप से सोच सके? समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के इस गहरे रिश्ते को समझने के लिए हमें उन तरीकों को देखना होगा जिनसे ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
ये सवाल उठता है कि किसी समाज में मौजूद नियम, परंपराएं और सामाजिक संरचनाएं व्यक्ति के मानसिक विकास और सोचने के तरीके को कैसे प्रभावित करती हैं। इसका उत्तर हमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी में मिलता है। सामाजिक मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान देता है कि व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार समाज में अन्य लोगों की उपस्थिति से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति, मूल्य और व्यवहार को सीखता है। समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने यह बताया है कि समाजीकरण केवल बचपन में नहीं होता, बल्कि यह जीवन भर जारी रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में नए नए सामाजिक संबंधों में प्रवेश करता है, वह अपने व्यवहार और सोचने के तरीकों में बदलाव करता है। उदाहरण के लिए, एक ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति जब किसी बड़े शहर में जाता है तो उसे वहां के नए सामाजिक नियमों और जीवन शैली के अनुरूप ढलना पड़ता है। समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे वर्स्टेहन कहा जाता है। इसका अर्थ होता है किसी सामाजिक प्रक्रिया को गहराई से समझना। यह दृष्टिकोण समाजशास्त्रियों को यह जानने में मदद करता है कि कैसे व्यक्ति किसी खास समाज की परंपराओं और मूल्यों को आत्मसात करता है। वर्स्टेहन दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक प्रक्रियाओं को केवल बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता, बल्कि व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखना होगा कि वह इन प्रक्रियाओं को कैसे अनुभव करता है। अब अगर हम मनोविज्ञान की ओर देखें तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति के मानसिक तंत्र में समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने बताया कि व्यक्ति के अवचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड में उसके बचपन के अनुभव और समाज के नियम गहराई से बसे रहते हैं। वह यह भी बताते हैं कि सामाजिक दबाव व्यक्ति के मन में एक संघर्ष पैदा कर सकता है, जिससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इन विचारों के आधार पर हमें यह समझ में आता है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका वास्तविक जीवन में भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सामाजिक संरचनाओं और मानसिक प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। समाजशास्त्र में मध्य स्तर के सिद्धांत यानी मिडिल रेंज थ्योरीज की अवधारणा महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत की स्थापना प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट के मॉर्टन ने की थी। उनका मानना था कि समाज के सभी हिस्से हमेशा एक दूसरे के साथ सामंजस्य में नहीं होते, बल्कि कुछ सामाजिक तत्व ऐसे भी होते हैं जो समाज में टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी समाज में धार्मिक विविधता बढ़ती है तो इससे एक और सांस्कृतिक समृद्धि होती है, लेकिन दूसरी ओर इससे समाज में संघर्ष की संभावना भी बढ़ जाती है। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के बीच इस गहरे संबंध को समझने के लिए समाजशास्त्रीय सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशियोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी के विभिन्न दृष्टिकोणों को देखना आवश्यक है। इस क्षेत्र में 3 प्रमुख दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, सामाजिक संरचना और व्यक्तित्व यानी सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी, और समूह प्रक्रियाएं यानी ग्रुप प्रोसेसेस। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का सिद्धांत जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने प्रस्तुत किया। यह दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि समाज और व्यक्ति के बीच संबंध मुख्य रूप से प्रतीकों यानी सिंबल्स और उनके अर्थों पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति किसी समाज में बड़ा होता है तो वह भाषा, संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से दूसरों से संवाद करता है और अपने व्यवहार को उन्हीं प्रतीकों के अनुरूप ढालता है। उदाहरण के लिए, किसी समाज में शिक्षक शब्द केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक प्रतीक भी है जो ज्ञान, अनुशासन और मार्गदर्शन को दर्शाता है। दूसरा दृष्टिकोण है सामाजिक संरचना और व्यक्तित्व यानी सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। यह दृष्टिकोण इस बात पर ध्यान देता है कि समाज की संरचना और सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार और सोच को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, किसी समाज में जातिगत संरचना, आर्थिक स्थिति और लिंग आधारित भूमिकाएं व्यक्ति के आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने इस संदर्भ में कहा था कि व्यक्ति की सोच और उसकी सामाजिक स्थिति के बीच गहरा संबंध होता है। तीसरा दृष्टिकोण है समूह प्रक्रियाएं यानी ग्रुप प्रोसेसेस, जो ये बताती हैं कि जब व्यक्ति किसी समूह का हिस्सा बनता है तो उसका व्यवहार कैसे बदलता है। मनोवैज्ञानिक चार्ल्स कूले ने समूहों को 2 भागों में बांटा, प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप और द्वितीयक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप। प्राथमिक समूह वे होते हैं जिनमें व्यक्ति का घनिष्ठ संबंध होता है, जैसे परिवार और मित्र, जबकि द्वितीयक समूह वे होते हैं जो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और जिनमें औपचारिक संबंध होते हैं, जैसे सहकर्मी और संगठन। जब व्यक्ति किसी समूह में शामिल होता है तो वहां एक शक्ति संतुलन यानी पावर डायनामिक्स बनता है। कुछ लोग समूह में नेतृत्व यानी लीडरशिप की भूमिका निभाते हैं, जबकि कुछ लोग केवल अनुसरण करने वाले होते हैं। समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक इस बात का विश्लेषण करते हैं कि कैसे कोई समूह अपने सदस्यों के विचारों और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या व्यक्ति केवल समाज के बनाए नियमों का पालन करता है या फिर वह इन नियमों को बदल भी सकता है।
क्या सामाजिक प्रभाव को पूरी तरह से रोका जा सकता है या फिर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी सोच विकसित कर सकता है? जब हम समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यक्ति पूरी तरह से समाज द्वारा बनाए गए नियमों और प्रभावों के अधीन होता है या फिर वह अपनी सोच और व्यवहार को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक मनोविज्ञान के शोधों में मिलता है, जिनका उद्देश्य व्यक्ति और समाज के बीच की जटिल अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन को समझना है। सामाजिक मनोविज्ञान के शोध 4 मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित होते हैं: अवलोकन और वर्णन यानी ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन, कारण और प्रभाव संबंध यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन यानी प्रपोजिंग न्यू थियरीज, और व्यावहारिक अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। पहला उद्देश्य है अवलोकन और वर्णन। सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो वह एक प्रकार से सोचता और व्यवहार करता है, लेकिन जब वही व्यक्ति समूह में होता है तो उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल सकता है। समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के व्यवहार को व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक प्रभाव व्यक्ति की सोच और भावनाओं को किस हद तक प्रभावित करता है। दूसरा उद्देश्य है कारण और प्रभाव संबंध यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्थापित करना। समाज और व्यक्ति के बीच संबंध जटिल होते हैं और इनका गहन विश्लेषण करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समाज में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए तो क्या इससे लोगों के विचारों और व्यवहार में बदलाव आएगा? क्या इससे लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा? सामाजिक मनोविज्ञान इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। तीसरा उद्देश्य है नए सिद्धांतों का प्रतिपादन यानी प्रपोजिंग न्यू थियरीज। जब सामाजिक मनोविज्ञान के शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना का विश्लेषण करते हैं तो वे नए सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक मनोविज्ञान के कई सिद्धांत ये बताते हैं कि व्यक्ति कैसे पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस विकसित करता है और यह पूर्वाग्रह कैसे समाज में भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है। चौथा उद्देश्य है व्यावहारिक अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान केवल शैक्षणिक अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग सामाजिक समस्याओं को हल करने में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समाज में जातिगत भेदभाव यानी कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन की समस्या हो तो सामाजिक मनोविज्ञान यह समझने में मदद कर सकता है कि यह भेदभाव क्यों उत्पन्न होता है और इसे कम करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति और समाज के बीच एक पारस्परिक संबंध यानी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। व्यक्ति केवल समाज से प्रभावित नहीं होता, बल्कि समाज भी व्यक्ति के विचारों और कार्यों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई सामाजिक आंदोलन यानी सोशल मूवमेंट प्रारंभ होता है तो यह पहले कुछ व्यक्तियों के विचारों से जन्म लेता है, लेकिन धीरे धीरे यह समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करने लगता है। इस प्रकार समाज और व्यक्ति एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण यानी मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। आज के समय में समाज बहुत विविध हो गए हैं और विभिन्न संस्कृतियों के बीच पारस्परिक संपर्क यानी इंटरकल्चरल इंटरैक्शन बढ़ गया है। इस संदर्भ में सामाजिक मनोविज्ञान यह अध्ययन करता है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं और उनके सामाजिक मूल्य, परंपराएं और व्यवहार किस प्रकार भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी इंडिविजुअल फ्रीडम को अधिक महत्व दिया जा सकता है, जबकि किसी अन्य समाज में सामूहिक पहचान यानी कलेक्टिव आइडेंटिटी को अधिक महत्व दिया जा सकता है। इन सभी विषयों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का संबंध बहुत गहरा और जटिल है। समाज व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है, लेकिन व्यक्ति भी समाज को बदलने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन केवल शैक्षणिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इस ज्ञान का उपयोग करके अपने समाज को और अधिक न्यायसंगत और समावेशी बना सकते हैं।